Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the verified and top educator. So आज हम इस सेशन में बात करेंगे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, जिसे हम बैटल ऑफ हाइदास्पस के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये बैटल क्या थी और कैसे हुई। तो देखिए, ये जो बैटल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक मतलब काफ़ी लंबी चली है बैटल एंड इसके अंदर समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ पोरस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो देखिए, होता क्या है कि जो अलेक्जेंडर है उन्हें ये लगता था कि उनको ना अगर जोग्राफिकली वो मतलब कंटिन्यू करेंगे, और ऐसा हेरोडोटस ने लिखा भी था कि अगर वो कंटिन्यू करेंगे ऑफ द सी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के अगर ईस्टर्न साइड पे वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर वो पूरा जो है इंडिया भी कनकर कर लेंगे और जो ईस्टर्न बाउंड्री है वर्ल्ड की वो भी वो कनकर कर लेंगे। मतलब उनका ये नहीं था कि मतलब आगे और कोई आइलैंड्स वगैरह हैं, कंट्रीज वगैरह हैं, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जो है ऐसा लग रहा था कि ये ईस्टर्न बाउंड्री आ जाएगी, इसको इंडिया को अगर कैप्चर कर लिया और उसके और ईस्ट में गए तो फिर ईस्टर्न बाउंड्री आ जाएगी दुनिया की। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा इनका उस टाइम में थॉट प्रोसेस था। देखो, उस समय में जो अलेक्जेंडर आए हैं ना उस समय में इतनी ज़्यादा जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ओशनोग्राफी को लेकर के या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उसको लेकर के ज़्यादा रिसर्च हुई थी। तो पहले लोग इस तरीके की बातें सोचते भी थे और ऐसे ही प्लानिंग भी बनाते थे। तो अब जो बैटल है ये, इसमें जो है झेलम नदी के किनारे ये होती है 327 BC में। तो अलेक्जेंडर जो हैं ये हिंदकुश माउंटेन क्रॉस करके आए और लगभग 10 महीने यहाँ पर इन्हें लगे अलग अलग ट्राइब से लड़ने में। तो आप समझ सकते हो कि 10 मंथ्स इनके ऐसे ही यहाँ पे जो है निकल गए, क्योंकि 10 महीनों तक तो ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से लड़ रहे हैं। क्योंकि चैलेंज ये है कि यहाँ एक ट्राइबल ग्रुप नहीं है, मान लो 2 ट्राइबल ग्रुप है, 3 ट्राइबल ग्रुप है, तो आप लड़ते हो, ख़त्म किया, आगे बढ़ गए। बट यहाँ इतने सारे ट्राइब्स हैं तो आपको हर किसी के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, हर दिन एक नए युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उसको जीतना है, फिर आगे बढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप लड़ते लड़ते क्या होता है कि आर्मी भी थक जाती है, जान और माल की हानि भी होती है, और बार बार आपको एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया प्लान बनाना पड़ता है। तो अब जो है ये हिंदकुश को क्रॉस करते हैं फरवरी 326 BC में, और इसके बाद जो है इनको यहाँ पे जो है आकर के काफ़ी समझ में आया कि इस एरिया में क्या चल रहा है। तो इन्होंने इंडस नदी को क्रॉस किया और इसके लिए इन्होंने एक बोट्स की ना ब्रिज बनाई थी जिसके थ्रू ये क्रॉस करते हैं। और जब ये आए तो तक्षशिला के रूलर थे अम्फी, उन्होंने बड़े प्यार से इनको वेलकम किया, क्योंकि अम्फी जानते थे कि अलेक्जेंडर से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अलेक्जेंडर से जीत नहीं सकते, क्योंकि अलेक्जेंडर ऑलरेडी पूरा ईरान जो है जीत चुके हैं, पूरा पर्शियन पार्ट कंट्रोल कर चुके हैं। तो अम्फी ने पहले ही घुटने टेक दिए कि भैया ऐसा है कि भाई जो है शांति से अलेक्जेंडर को वेलकम करो, शांति से रहो, वरना फिर अटैक होगा, युद्ध होगा और कुछ नहीं बचेगा। तो अलेक्जेंडर का इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया और तक्षशिला में फिर अलेक्जेंडर रुके। तो अब क्या है, अलेक्जेंडर ने सोचा कि चलो अम्फी तो मेरे साथ है ही और यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा वो रुके, और उन्होंने एक मैसेज पहुँचाया पोरस को, क्योंकि अलेक्जेंडर के आगे जो रूलर थे वो थे पोरस। तो पोरस को मैसेज ये पहुंचाया कि भाई ऐसा है, तुम भी हार मान जाओ और मेरे सामने सर झुका लो और मेरे सामने सबमिट कर दो। मैं तुम्हें जो है आगे देखूंगा कि क्या किया जा सकता है, एज अ गवर्नर तुम्हें जो है देखूंगा, बट तुम मेरी सुपीरियॉरिटी को एक्सेप्ट कर लो और मेरे सामने सर झुका लो। तो पोरस जो है इन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये जो है नहीं कर सकता, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलेक्जेंडर के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अब जो है अलेक्जेंडर को काफ़ी जो है गुस्सा आया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर लड़ाई लड़नी है तो चलो। फिर अलेक्जेंडर जो है वो तक्षशिला से मार्च करते हैं और उसके बाद हाइदास्पस यानी झेलम नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जब पहुँचे तो इन्होंने जो है देखा कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब क्रॉस करें, क्या करें। एक बार इसको मैप में देखिए और अच्छे से समझेंगे आप। तो बेसिकली हुआ क्या है कि वो यहाँ से मतलब आए हैं, ठीक है, और अब जो है ये आप देख सकते हो तक्षशिला जहाँ पे अम्फी थे, और ये है बैटल ऑफ हाइदास्पस वाली जगह, ये झेलम नदी वाली।
तो अब जैसे ये यहाँ आते हैं ना, तो इनको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि बाढ़ आ रखी है। तो आप सोच सकते हैं कि अब बाढ़ आ रही है तो कैसे क्रॉस करें, तो समझ नहीं आ रहा था इनको कि क्या करें। आप देख सकते हो ये हिंद कुश माउंटेन हो गया आपका, और ये आपका खाइबर पास है बेसिकली, जिस पास के थ्रू लोग घुसते थे एरिया के अंदर, ये तक्षशिला हो गया। अब यहाँ पे बैटल होनी थी, तो अब जब बैटल होगी तो आप देखेंगे कि बड़ा ही जो है भयानक सा एक बाढ़ का समय आ गया। अब इतने हैवी फ्लड्स थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्रॉस कैसे करें, तो अलेक्जेंडर को पहले रुकना पड़ा। अलेक्जेंडर क्रॉस नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद जो है किसी तरह जब बाढ़ खत्म हुई तो ये रिवर को क्रॉस करते हैं और आते हैं, और होती है फिर बैटल ऑफ हाइडिस्पुस, यानी कि प्लेन ऑफ कारी जो है वहां पे ये बैटल होती है। अब अलेक्जेंडर जब लड़ने लगे तो लड़ते लड़ते कुछ लग नहीं रहा था कि कौन जीतेगा, क्योंकि पोरस तो बहुत अच्छे से युद्ध करते थे, वो भी काफी वीर थे। तो अब अलेक्जेंडर को लगा कि ऐसे में तो मतलब काफी लंबा युद्ध चलता ही रहेगा। आखिर ऐसा है कि अलेक्जेंडर जीत जाते हैं इसमें, लेकिन अलेक्जेंडर बहुत खुश होते हैं पोरस की ब्रेवरी को देख करके, क्योंकि उनकी वीरता और उनकी जो है शक्ति को देख करके अलेक्जेंडर को बहुत खुशी हुई। तो अलेक्जेंडर वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड उनको लगा कि हाँ चलो भाई, इस बंदे में कुछ तो बात है कि इसने एक तो सर नहीं झुकाया और मेरे से डरा नहीं, क्योंकि देखो करेज एंड हीरोइज्म तो है। अब देखिए यहाँ पे ना दो तरीके की लड़ाई है, एक फिजिकल वॉर है, एक मेंटल वॉर है। यहाँ पे पोरस ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है और करेजियस है, बट वो मेंटली भी स्ट्रांग थे, बिकॉज ही न्यू कि जिसके साथ वो लड़ रहे हैं उनका जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा है, और वो जो दुश्मन है वो ऑलरेडी पूरा ईरान जो है जीत करके आया हुआ है। अम्फी भी उनके सामने झुक चुका है, इनके आस पड़ोस में कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो पोरस को पता था कि वो जो है ऑलरेडी जिससे लड़ रहे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक बहुत बड़े बंदे से उनकी लड़ाई हो रही है। बट ऐसे में अपने आप को जो है बने रहना और टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने जो है ये किया। तो अब ये जो इंडियन प्रिंस हैं इनकी ब्रेवरी को देख करके अलेक्जेंडर को बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं जो है तुम्हारा सिंहासन नहीं छीनूंगा, तो अब तुम्हारा जो सिंहासन है तुम उस पर बने रहो, तुम्हारा ये थ्रोन है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने आपस में मतलब एक समझौता कर लिया और एक जो है अच्छी फ्रेंडली ट्रीटी हो गई। उसके बाद अलेक्जेंडर ने बोला चलो आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फिर कंटिन्यू करते हैं और अपना मार्च कंटिन्यू करते हुए वो 20 नदी को क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ फिर इनको लोकल ट्राइब से बहुत ऑपोजिशन मिलता है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं ना, बेसिकली हो क्या रहा है, बहुत सारे लोकल ट्राइब्स आ रहे हैं, तो हर लोकल ट्राइब से इनको लड़ना था। तो ये लड़ते लड़ते थक गए, इनकी आर्मी लड़ते लड़ते थक गई, अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लोग बेसिकली परेशान हो चुके थे। तो अब इनको ये लग रहा था कि चलो ठीक है, लड़ाई लड़ी। इस बीच में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर की सेना को ज्वाइन कर लिया था, और वो जो है देखना चाहते थे, अंदर से डिकोड करना चाहते थे कि ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इनका प्लान होता है। तो अब जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं कि अंदर ही अंदर वो स्टोरी फैला रहे थे सैनिकों के बीच में कि तुमसे भारत की धरती तुमसे नाराज़ हो गई है, यहाँ की देवी तुमसे नाराज़ हो गई है, तुम लोग जो है पापी हो, ऐसे हो वैसे हो, मतलब उन लोगों को स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक डराने की कोशिश जो है कर रहे थे अंदर ही अंदर। तो ऐसी बातें फैलने लग गई अंदर से, और वो लोग भी बहुत थके हुए थे। देखो एक तो सैनिक जो है ऑलरेडी थके हुए हैं, अब जब इंसान कोई वैसे ही थका होता है, परेशान होता है, उसको अगर आप और नेगेटिव बातें बोलोगे तो वो और ही डिप्रेस हो जाएगा, है ना, कि उसको लगेगा अरे भाई पता नहीं क्या ही होगा मेरा। और इतना थक चुके थे ना ये लोग कि बहुत सारे इनके सैनिक मारे जा चुके थे, इनके कई सारे साथियों को ये लोग खो चुके थे। तो इनको एक दुख भी था कि अरे यार बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, कल को मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए। तो ऐसे इनकी मतलब मेंटालिटी हो गई थी। अब क्या है कि अलेक्जेंडर चाहता था कि और आगे बढ़े, लेकिन आगे थी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो अब जो है गैंगेटिक वैली यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई देखो नंदा डायनेस्टी जो है, नंद वंश जो है, वो तो अलेक्जेंडर, यहाँ पे क्वेश्चन है, नंदा डायनेस्टी जो है वो तो वैसे भी उसके अगेंस्ट थे ना चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर नंदा डायनेस्टी के खिलाफ थे तो वो क्यों अलेक्जेंडर को हेल्प कर रहे थे। इनके लिए तो अच्छा ही होगा ना कि अगर अलेक्जेंडर आ जाए और इस नंदा डायनेस्टी को खत्म कर दे, तो ये तो बढ़िया ही रहेगा।
एक तरीके से तो ये तो एक अच्छी अचीवमेंट है कि नहीं? तो ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर भी क्यों एक तरीके से कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य इस चीज़ के लिए इतने लुकिंग फॉरवर्ड नहीं है और वो नहीं चाह रहे कि ऐसा हो? इसका रीज़न ये था कि चाणक्य हमेशा से चाहते थे कि भारत का एक इंसान भारत पर रूल करे और वो ही इस चीज़ को समझ पाएगा और इसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करेगा। वो नहीं चाहते थे कि एक विदेशी शक्ति के अंदर भारत जो है आए। और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो ये कि अलेक्जेंडर एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए धनानंद को हरा पाना जितना मतलब मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है अलेक्जेंडर को हटाना, मतलब वो और भी बड़ी पावर हो जाएगी। फिर अभी तो इनकी लड़ाई सिर्फ नंद डायनेस्टी से, तो इनको तो ये लोग खत्म करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। अब अलेक्जेंडर को हराने के लिए और उसको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो उस लेवल पर जाने लायक अभी इनके पास प्लान नहीं था। तो ये सोच रहे थे कि इससे अच्छा है कि नंदों को हम लोग हरा देंगे, पहले ये यहाँ से निकले। तो किसी तरीके से उन्होंने सोचा कि ये लोगों को डरा वरा के और थोड़ा सा दिखा देंगे। और वैसे भी सोल्जर्स खुद भी इनका मनोबल टूट चुका था, तो सोल्जर्स ने बोला कि बस भाई बहुत हुआ, अब हमें वापस घर जाना है, अब हम और नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे ये लोग। तो अब ये वापस अपने घर लौटना चाहते थे। अलेक्जेंडर ने काफ़ी कोशिश की कि इनको समझाएं कि भाई ऐसा मत करो, चलो चलते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जो है वो इनको समझा नहीं पाए। तो बेसिकली मतलब जो सोचा था इन्होंने कि हम अरेंजमेंट करेंगे और टेरिटरीज को देखेंगे, उतना कर नहीं पाते। बाद में अंत में उनको गवर्नर्स को छोड़ करके जाना पड़ा। ठीक है, मैं अभी आगे आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक। यस, अभी हमारे पास टाइम है, वी विल कंप्लीट इट। ठीक है, एक दो स्लाइड्स और हैं तो हम ये कंप्लीट कर ही लेते हैं इस वीडियो में, वरना फिर थोड़ा बच जाता है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ अभी। तो आप देखेंगे कि बेसिकली होगा क्या कि जो अलेक्जेंडर हैं वो आप देखोगे कि बहुत कोशिश करते हैं अपनी आर्मी को समझाने की। देखो अब अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर जैसा महान योद्धा वो भी अपनी आर्मी के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है यहाँ पे। दूसरा, हेल्थ इज वेल्थ। इस बीच में सिकंदर ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था। आप लड़ाई तो लड़ रहे हो लेकिन आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इस चक्कर में तो अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी, बहुत बीमार पड़ गए थे ये, और प्री मेच्योर इनकी डेथ हो गई थी। मतलब इन्होंने दुनिया जीतने के बारे में सोचा, बट वो तो ठीक है, आपने जीता भी बहुत कुछ, बट क्या फ़ायदा अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। तो आप चाहे दुनिया जीत लो, किसी काम की नहीं है वो चीज़। ठीक है, वो सब फिर बेकार हो जाता है। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब सेना तो आगे आ नहीं रही है, तो चलो फिर कुछ यहाँ पे गवर्नर्स को छोड़ देते हैं। तो इन्हीं के एक गवर्नर थे जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे, सेल्यूकस, जिनकी लड़ाई फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से होगी। लेकिन तब तक तो अलेक्जेंडर की मृत्यु भी हो जाती है। पर हाँ, सेल्यूकस को यहाँ पे छोड़ दिया था और भी कुछ इनके गवर्नर्स को यहाँ पे छोड़ दिया था। बेसिकली 3 गवर्नर्स को इन्होंने छोड़ा था। तो इन्होंने पूरी टेरिटरी जो है इंडस से 20 तक की जो इन्होंने कैप्चर की थी अब तक, उसको 3 प्रोविंसेस में इन्होंने बांटा और सब जगह अपना एक गवर्नर छोड़ दिया। अब इसके बाद वो वापस लौटे, तो अक्टूबर 326 BC में वो वापस निकले। अब किसी तरीके से वो गए और इंडस नदी को क्रॉस किया। जैसे ही वो बेबीलोन पहुंचे, वहां पे जाते ही ये बहुत ही ज़्यादा इल हो गए, बहुत ज़्यादा ये जो है आप मानिए कि बीमार हो गए, और 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। तो ये जो है अलेक्जेंडर की कहानी थी। लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेशन से हुआ क्या, मतलब इसके इमीडिएट इफेक्ट क्या रहे। पहली चीज़ है कि सबको समझ में आ गया कि भाई यूनिटी में ताकत है, अगर हम सब लोग साथ में रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना कोई भी अलेक्जेंडर जैसा आकर के इनको हरा देगा। तो अब जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को एक एनकरेजमेंट मिला नॉर्थ इंडिया में, और वो हुआ मौर्यास के अंदर। तो मौर्यास ने ये किया, चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली करते हैं इसको स्टैब्लिश। और ये जो सिस्टम था जिसमें कि बहुत सारे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो सिस्टम जो है ख़त्म हुआ।
और इस सिस्टम के अंदर जो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनका सिस्टम ख़त्म हुआ, एंड हुआ, और एक बहुत बड़े सेंट्रल पावर की ग्रोथ इंडिया में हुई। साथ ही आप देखेंगे कि इंडिया का ग्रीस के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट शुरू हो गया, अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और इसी की वजह से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, जो कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में आपको और ज़्यादा इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि एक रास्ता अलेक्जेंडर ने खोल दिया था, क्योंकि अब तक इंडिया तक आने के लिए कोई प्रॉपर रूट नहीं किसी को समझ में आता था कि कैसे आएंगे, कौन ट्राइबल ग्रुप है, किससे लड़ना है, क्या करना है। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था, और अब उन्होंने ये जो नेवल एक्सप्लोरेशंस किए थे उससे आप देखोगे कि ट्रेड बढ़ जाएगा, और वेस्ट एशिया के साथ इंडिया का ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि अलेक्जेंडर ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन इंडस वैली पर ये जो सारा उन्होंने प्लान किया था वो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि अंत में मौर्यन एम्पायर आ जाएगा, और मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन की वजह से जो अब ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर ने की थी वो धरी की धरी रह गई, और चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर अब एक नए एम्पायर का राइज हम देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन सारी चीज़ों में हेल्प की थी चाणक्य ने। तो ये सारा अब हम देखेंगे कि अब कैसे चाणक्य पूरा प्लान करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आएंगे। तो ये जो चैप्टर था हमारा तमिलनाडु हिस्ट्री बुक का वो ख़त्म हो गया, और हमने बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया है। दिस वॉज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप से कि पूरा किस तरीके का रास्ता था और क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो इससे मैंने मैप्स वगैरह रख दिए हैं। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी गाइस कि इन केस आप ये सारे पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ जो है मैं आपको अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा, इस नाम से सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। और आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है top10, ये आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, top10 इज़ माई रेफरल कोड, प्लीज़ यूज़ इट वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आप यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।